Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the most important topics for PDC एग्ज़ाम. वो टॉपिक्स जिनको करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं पीडीसी में, उन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे. और एग्ज़ामिनर जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डालता है, उन टॉपिक्स को हम डीपली जो है वो स्टडी करेंगे. और मोस्ट रिपीटेड एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो हैं, जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और कहीं से भी स्किप नहीं करना है. और अपनी पेपर और पेंसिल को रेडी कर लीजिए. तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एमपीआई. स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो इस कदर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ पेपर में वही टॉपिक कर लें तो आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हैं. अगर आपने पूरे सेमेस्टर में कुछ भी पीडीसी का नहीं पढ़ा लेकिन इस टॉपिक को कर लिया है तो आप इजीली जो है वो पास हो सकते हैं. इतनी इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है. तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. टॉपिक का नाम है एमपीआई. एमपीआई मैसेज पासिंग इंटरफेस. सबसे पहले, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं आपको इसका कुछ स्ट्रक्चर बयान कर देती हूँ जिससे हम इसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू एमपीआई. एमपीआई का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे एमपीआई होता क्या है, हम एमपीआई को पीडीसी में क्यों यूज़ करते हैं, एमपीआई को प्रोग्राम को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, रैंक के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, उसके साथ हम कम्युनिकेटर को डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना. ये था एमपीआई का इंट्रोडक्शन. अब हम बढ़ते हैं इसकी कम्युनिकेशन के ऊपर. तो जो कम्युनिकेशन है वो दो तरह की है, पॉइंट टू पॉइंट है और कलेक्टिव कम्युनिकेशन है. ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन में से आ जाता है. तो पॉइंट टू पॉइंट है और कलेक्टिव कम्युनिकेशन. एमपीआई पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में हम एमपीआई सेंड को जो है वो डिस्कस करेंगे और एमपीआई रिसीव को करेंगे. अभी ये मैं सिर्फ आपको थोड़ी बातें बता रही हूँ, लेकिन इसमें हम डीपली इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद एमपीआई कलेक्टिव कम्युनिकेशन में हम एमपीआई ब्रॉडकास्ट को स्कैटर, गैदर, रिड्यूस, ऑल टू ऑल टू वी, फिर हम स्कैटर वी और गैदर वी को भी डिस्कस करेंगे. तो आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी जी. अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एमपीआई होता क्या है. तो एमपीआई एक मैसेज पासिंग इंटरफेस है. ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज़ मीन बाय मैसेज पासिंग इंटरफेस. जैसे कि ना, इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि ना, आप 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है. फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, 3, 4. तो आपने ना एक प्रोजेक्ट पे काम करना है. किस पे काम करना है? प्रोजेक्ट पे. तो मोस्टली जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो हमने किस पे ग्रुप बनाया होता है? एक व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाया होता है, या व्हाट्सअप पे हम अलग अलग भी चैट करनी हो तो हम व्हाट्सअप पे करते हैं. तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है. जैसे कि रियल लाइफ में मैंने बोला, जैसे हम व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं, इसी तरह जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है. जैसे हम व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं, वैसे ये एक इंटरफेस यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं एमपीआई, मैसेज पासिंग इंटरफेस. अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. तो मैसेज पासिंग इंटरफेस इज़ अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस. कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ये जो है वो आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए एक दूसरे को पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज़ करेंगे विद दिस प्रोसीजर या प्रोसेस एमपीआई. नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम रैंक की. तो रैंक में जो हमारे पास किसी भी प्रोसेस की जो आईडी होती है ना, वो उसका क्या होता है? रैंक. तो जो किसी भी प्रोसेस की जो एमपीआई आईडी होती है उसको हम कहते हैं रैंक. जैसे कि ना, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ये मेरे पास प्रोसेसर है. प्रोसेसर 0, प्रोसेसर 1, 2 और प्रोसेसर 3. अब ये जो 0, 1, 2, 3 है ना, ये इनके क्या हैं? रैंक्स हैं. अब हम एमपीआई कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, जो है पहली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास जो आता है फंक्शन वो है एमपीआई सेंड और रिसीव. एमपीआई सेंड और एमपीआई रिसीव. तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो उसके लिए आप कोई भी प्रोसेसर है 0, वो 1 को जो मैसेज सेंड कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये 100 लिख के इसको सेंड कर रहा है, ये 100 जो है वो इसको डाटा सेंड कर रहा है और डाटा में क्या लिखा है? 100. तो ये जो है एमपीआई सेंड वर्क करेगा यहाँ पे. मिसाल के तौर पे पहले जो था ना P0 के पास थी 100 वैल्यू और P1 जो था वो क्या था? एम्प्टी.
तो जब P0 जो है, ये P0 जो है, ये P1 की तरफ जब डाटा सेंड कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास जो P1 है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 100। पहले इसके पास वो डाटा नहीं था, इसको नहीं था पता उस डाटे का, फिर इसको भी पता चल गया तो इसके पास भी 100 वैल्यू आ गई। 100 एक डाटा है। और अब यहाँ पे जब ये P0 जो है, ये जब P1 की तरफ सेंड कर रहा होगा तो जाहिर है P1 ने उसको क्या करना है, आगे से एक्सेप्ट करना है। ये जो एक्सेप्टेंस है ये इसको कहते हैं, ये किसका काम है, MPI रिसीव फंक्शन का, कि उसने जो है वो P0 से P1 की तरफ 100 को क्या किया, रिसीव किया। ये है काम MPI रिसीव का, कि आपने अपने दोस्त का मैसेज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ये इसका जो है वो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो मेन बात समझने वाली ये है कि डाटा सिर्फ एक टाइम पे हो रहा है, या तो वो एक टाइम पे सेंड हो रहा है या वो एक टाइम पे रिसीव हो रहा है। दोनों प्रोसेसेस एक टाइम पे नहीं हो रहे। एक टाइम पे या तो वो सेंड करता है, अभी वो रिसीव कर रहा है तो एक टाइम पे वो सेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों प्रोसेसेस एक टाइम पे हों। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट इसकी कम्युनिकेशन की टाइप है जो है कलेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली पॉइंट टू पॉइंट में ये स्टडी किया कि एक प्रोसेस जो है वो जाकर दूसरे को देता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो एक प्रोसेसर है ना वो आगे मल्टीपल प्रोसेसर को दे सकता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि टीचर क्लास में कोई भी अनाउंसमेंट करती है ना, तो सारे जो जितनी भी सारी क्लास होती है सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मैडम के अनाउंसमेंट जो है वो सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक मैसेज था जो क्या किया, सबने सुन लिया। इसी तरह एक प्रोसेसर है जो मल्टीपल प्रोसेसर को जाके इंफॉर्मेशन देता है या उनके साथ बातचीत करता है, ये है कलेक्टिव कम्युनिकेशन। तो स्टडी कर लेते हैं नोट से। MPI कलेक्टिव कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व ऑल द प्रोसेसर इन अ कम्युनिकेटर। एक हमारे पास बातचीत का एक कह लेंगे बॉक्स है, उसमें सारे बात कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम है, यूजली MPI कम्युनिकेशन। अब इसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं अभी। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल प्रोसेसेस, जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट में कर रहे थे कि हर बंदा एक पर्सन एक से बात कर सकता है, तो इसमें क्या होता है कलेक्टिव ऑपरेशन में जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोसेसर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये देखिए कि रूट क्या होती है, ठीक है। रूट वो है जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होनी है। जैसे कि टीचर है ना, टीचर ने अनाउंसमेंट स्टार्ट की तो टीचर एक रूट है और उसके आगे जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसने स्टार्ट कहाँ से होना है, रूट से। आगे जो है ना मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जो हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे जो है MPI ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो माइक पकड़ता है, ठीक है, और बाकी लोग बैठ के उसको सुन रहे होते हैं। अब इन शॉर्ट ये कि एक प्रोसेसर जो है वो, जैसे प्रोसेसर 0 है, ये सबको एक टाइम पे मैसेज डिलीवर कर रहा होता है। उसी तरह जैसे कि एक टीचर क्लास में अनाउंसमेंट कर रही होती है असाइनमेंट की, इसी तरह जो P0 के पास अगर इन्फॉर्मेशन है ना ये 50, तो जब इसने शेयर करनी है ना तो P1 P2 P3 इन सब के पास एक टाइम पे ही 50 इन्फॉर्मेशन आ जानी है। इसको कहते हैं, ये है MPI ब्रॉडकास्ट। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो नोट्स में चेक कीजिए MPI ब्रॉडकास्ट क्या है हमारे पास, वन प्रोसेस सेंड द सेम डाटा टू ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या है, MPI ब्रॉडकास्ट हमने फंक्शन को लगाया है, वाइड एक रिटर्न टाइप है, पॉइंट कर दिया हमने बफर को। बफर वो डाटा है जो हम सेंड कर रहे थे, जैसे अभी हमने 50 ट्रांसफ़र किया है ना, तो 50 क्या है, बफर है। काउंट एक्चुअली क्या होता है, इंट काउंट जो है ना हमारे पास कोई भी वैल्यू है ना उसके अंदर एलिमेंट्स को चेक करता है, जैसे कि 50 है, 10 है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि जो हमारे पास ये 50 हमारे पास वैल्यू है इसमें से एलिमेंट्स को काउंट नहीं करना। ओवरऑल जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर जितने सेक्शंस पड़े हुए हैं उसको काउंट करना है, वो है हमारे पास एलिमेंट्स। अगर हम इनको सिंगली देखेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम काउंट एरेस की बात करेंगे। टाइप, ये डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है किस तरह का डाटा शेयर हो रहा है। फिर रूट मैंने बोला था जो सेंडर है ना उसको कहते हैं रूट, जैसे वो टीचर थी तो टीचर क्या है, रूट। MPI कम्युनिकेटर का क्या काम है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को करवाना, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वे से हमने जो है वो इसको समझ लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके रिलेटेड हम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस भी करेंगे। MPI स्कैटर इसमें क्या होता है, स्कैटर का मतलब होना बखेरने, किसी भी चीज़ को बखेर दें आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पीसीज में उनको कन्वर्ट कर दें। तो जैसे ना पहले टीचर ने ना सबको इकट्ठा ही बता दिया था ना, अब क्या करेगा कि जैसे कि प्रोसेसर 0 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्रोसेसर
3 है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। अब P0 के पास हम इंफॉर्मेशन चलेगी 10, P1 के पास 20, P2 के पास 30, P3 के पास 40। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, टोटल इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी 10, 20, 30 और 40। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोसेसर्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है MPI स्कैटर। इसका अब नोट से हम स्टडी कर लेते हैं इसको। तो देखिए MPI स्कैटर जो है ये एक प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट पीसीज में, ताकि हर कोई जो है ना, हर किसी को, टू एवरीवन। MPI स्कैटर हमने फंक्शन लगाया, ठीक है। सेंड बफर ने क्या काम किया कि जो डाटा उसके पास पड़ा हुआ था ना, जैसे प्रोसेसर, जैसे ये देखें P0 के पास 10 डाटा था ना, तो उसने 10 जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है। अब सेंड काउंट, अब P0 में वैल्यू है 10, तो 10 जो है इसमें एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स जो है वो काउंट कर लिए, काउंट का ये काम है। फिर उसने टाइप भी उसकी देख ली। अब सेंड करने के बाद अब क्या होगा, P0 को, P0 को 1, 2, 3 इन तीनों को रिसीव होगा, ठीक है। तो ये जो है रिसीव करेगा उसी डाटा को। रिसीव करने के बाद एलिमेंट्स को चेक किया जाएगा, डाटा टाइप को चेक किया जाएगा, सेम वही जो ऊपर 3 काम किए हैं वही नीचे 3 काम होंगे। फिर रूट को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेंड करता है, जो मेन हमारे पास कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। फिर MPI कम्युनिकेशन का ये काम है कि जितने भी उसमें इस प्रोसेस को, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको रन करवाना। अब नेक्स्ट है MPI गैदर। तो स्कैटर में हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था P0, P1, P2 और P3 में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, गेट करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रूट है ना वो है P4 को हम रूट बना लेते हैं। तो P0 ने भी P4 को सेंड करना, P1 ने भी, P2 ने भी और P3 ने भी। तो हमारे पास यही सेम डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा चारों प्रोसेसर से। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर ने पहले असाइनमेंट दी थी बच्चों में, ठीक है। वो स्कैटर था, डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट टॉपिक जो है उसने डिवाइड कर दिए। ये था MPI स्कैटर, और फिर उन्हीं बच्चों से उनके जो थी असाइनमेंट वापस ली, वो है गैदर। तो नोट से इसका चेक कर लेते हैं। कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल प्रोसेसर इनटू अ रूट प्रोसेस, एवरीवन सेंड डाटा बैक टू वन प्रोसेस। हर ने एक वापस जो है वो एक को सेंड करना है। MPI गैदर, ठीक है, हमने फंक्शन लगाया, सेंड बफर, सेंड काउंट, सेंड टाइप, कि डाटा भाई क्या डाटा शेयर किया है, डाटा में कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी टाइप क्या है। फिर हमने उसी डाटा को रिसीव किया है। फिर जो डाटा सेंड हुआ था वो हमने रिसीव कर लिया, डाटा में कितने एलिमेंट्स हैं, डाटा की टाइप क्या है, रूट उसकी चेक की, और फिर उसके हमने, ये सिर्फ मैंने ना इसका एक स्ट्रक्चर लिख दिया, ये उसका सिंटैक्स नहीं है। सिंटैक्स जैसे पहले लिखा वैसे ही है, सेम है। आप उसको सेम कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर है, रूट एक इंटीजर है, ठीक है। MPI कम्युनिकेटर, ठीक है, इसने सारे प्रोसेस को रन करवाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट बहुत ही जो है वो सिंपल और इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो है MPI रिड्यूस में क्या करना होता है, हमारे पास एक लंबा सा प्रोसेस होता है, उसको हम छोटा कर देते हैं। तो सिंपली जो प्रोसेसर 4 ने हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी ना, इन सबको हमने जमा कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 जमा 20 30, 30 और 30 60 और 4 40 जो है वो 100। तो इसने उसको क्या कर दिया, सम। तो रिड्यूस का काम है कि जो भी डाटा रूट में स्टोर हुआ ना, उस सारे को सम कर देना। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो है ना टॉपिक बिल्कुल सिंपल जा रहा होगा, आपको हर चीज़ की बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। MPI रिड्यूस, तो रिड्यूस में क्या है कि हमने जो जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया। सेम वही प्रोसीजर है, हमने सेंड बफर, जो डाटा सेंड हुआ है उसको चेक करना, जो रिसीव हुआ है उसको काउंट करने हैं एलिमेंट्स, डाटा की टाइप को चेक करना है, कौन सा ऑपरेशन। इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं कि बाकी हमने जो फंक्शंस है ना उसमें ऑपरेशन की बात नहीं की। ऑपरेशन मतलब इसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कौन सा ऑपरेशन। जैसे कि मैंने सम किया है ना अभी, तो सम में हमने प्लस को यूज़ किया है, सम ऑपरेशन लगा है तो यहाँ पे ऑपरेशन भी होगा। रूट को चेक करेंगे, फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन MPI कम्युनिकेटर यूज़ हो रहा है वो इस प्रोसेस को रन करवाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल जो है वो तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। हम ऐसे फंक्शन की तरफ आए हैं जो कि एग्जामिनर ने मस्ट पूछना है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम काउंट एरेस की तरफ आएंगे और वहाँ पे हम MPI ऑल टू ऑल V को भी स्टडी करेंगे, जो कि पेपर में उसने हर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो MPI ऑल टू ऑल बिल्कुल सिंपल है। ऑल का मतलब सारे, टू ऑल मतलब सारे। इसका मतलब ये है कि हर
स्टूडेंट जो है, जैसे हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे, तो हर स्टूडेंट अपने नोट्स जो हैं या असाइनमेंट जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। तो इट मीन दैट कि हर प्रोसेसर जो है वो अपने प्रोसेस को, अपना जो उसके पास डाटा है उसको सबके साथ शेयर कर सकता है। जैसे कि मेरे पास ना P0 के पास डाटा पड़ा हुआ है ABC, और इसके पास DEF और IJKFGHIJKL सपोज कर लिया ना हमने। अब देखें, अब यहाँ पे जो है वो D भी आ सकता है, H भी आ सकता है और L भी आ सकता है, ठीक है। और CDH इसी तरह से डाटा जो है वो हम सब स्टूडेंट्स जो है वो अपना डाटा शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। इसी तरह हर प्रोसेसर जो है वो अपना डाटा शफल कर सकता है दूसरे प्रोसेसेस के साथ। तो ये देखिए, यूं डाटा जो है वो शफल होता है, हर प्रोसेसर अपना डाटा दूसरे के साथ और दूसरे से अपना डाटा ले सकता है। देखिए, ईच प्रोसेस सेंड डाटा टू ऑल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग इटसेल्फ, वो खुद को ऐड करते हुए सारे प्रोसेसर्स के साथ जो है वो एक टाइम पे जो है वो मैसेज शेयर कर सकता है। ये है ऑल टू ऑल। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। आपने बफर जो डाटा सेंड किया उसको काउंट करेगा, उसकी टाइप को चेक करेगा, फिर रिसीव करेगा, इस डाटा को रिसीव करेगा, फिर उसका काउंट चेक करेगा, फिर उसकी टाइप को चेक करेगा। सेम जैसे सेंडिंग का प्रोसीजर है वैसे ही रिसीविंग है। उसके बाद MPI कम्युनिकेटर जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। हम आगे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है MPI ऑल टू ऑल V। अब क्या था, MPI ऑल टू ऑल के होते हुए हम MPI ऑल टू ऑल V की क्यों ज़रूरत पेश आई, भाई क्या डिफरेंस है इसमें। MPI ऑल टू ऑल जो था ना वो सेम टाइप ऑफ डाटा को शेयर करता था, लेकिन ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। इसको यूँ समझिए कि जैसे हमारे पास MPI ऑल टू ऑल था ना, तो उसमें प्रोसेसर 0 1 2 3 प्रोसेसर है ना, तो इन तीनों के पास जो काउंट वैल्यू जो थी वो 2 2 2 ही होगी, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट स्टोर हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट स्टोर हैं और इसमें भी 2 एलिमेंट स्टोर हैं। लेकिन ऑल टू ऑल V में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल साइज्ड है, इसमें वैल्यू वेरिएट करती है। इज एन MPI कोलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन दैट लेट एवरी प्रोसेस एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा। डिफरेंट अमाउंट का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये 3 प्रोसेसेस है ना, तो प्रोसेस 0 जो है इसकी मेरे पास काउंट वैल्यू जो है 1 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है। मतलब ये खाली 10 को सेंड कर रहा है, ये 20 30 और 40 को कर रहा है, ये 50 को कर रहा है। तो इस तरह से वैल्यू डिफरेंट जो है हमारे पास शेयर अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो इसमें शेयर होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर MPI ऑल टू ऑल V, हमने फंक्शन लगाया, सेंड बफर जो हमने डाटा सेंड करना है, सेंड काउंट कितना डाटा हमने सेंड करना है, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 1 2 1 3 2। सेंड डिस्प्लेस कि हमने कहाँ से डाटा सेंड करना है। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी ना, कि हमने इंडेक्स बताया था, जैसे मैंने इमेज का बताया कि इमेज मेरी F फोल्डर में पड़ी है, कि हमने डाटा कहाँ से सेंड करना है, सेंड करने की क्या टाइप है, फिर रिसीव बफर कि जो हमने डाटा सेंड किया वो रिसीव होगा, फिर रिसीव काउंट कि जितना सेंड इधर से हुआ उतने रिसीव हो गए हैं, फिर जो रिसीव डिस्प्लेज है कि हमने अब ये जो डाटा आया है इसको कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे रिसीव करना है, कहाँ पे स्टोर होगा ये, ठीक है। और फिर रिसीव की टाइप को चेक किया जाएगा, फिर MPI ये जो कम्युनिकेटर है ये यूज़ होगा, जो क्या कर रहा है इस प्रोसेस को रन करवाएगा। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वर्थ है और इसके रिलेटेड 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में और बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसको करते हैं। तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंट एरे एक्चुअली होता क्या है। तो काउंट एरे जो है इसको पहले समझते हैं कि काउंट एरे का बेसिक पर्पस जो है वो एलिमेंट्स को, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको चेक करता है। कितने एलिमेंट्स किसी भी प्रोसेस में मौजूद हैं वो काउंट एरे चेक करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल यूँ है कि अब यहाँ पे हमारे पास हैं 4 प्रोसेसर, कितने हैं 4। अब जो काउंट एरे ने मुझे वैल्यू दी है वो है 2 3 1 और 4। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर प्रोसेसर जितने भी लगे हुए हैं उनकी ये वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले देखें तो उसने मुझे बोला है 2, सबसे पहला जो प्रोसेसर है उसमें कितनी वैल्यू है 2, तो इट मीन्स कि 10 और 20 जो है ये प्रोसेसर 0। एग्जांपल ले लेते हैं ना, प्रोसेसर 0 की वैल्यू है 30 और 40। अब देखें आगे है 3, 30 40 और 50, ये है प्रोसेसर नंबर 1 की वैल्यू। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये जो एरे काउंट कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही एरे में एलिमेंट्स को हमने काउंट करना होता है और उसको हम कहते हैं काउंट एरे। नेक्स्ट में है 1, तो ये जो 50 है ये है प्रोसेसर नंबर 2 में। तो जितने भी प्रोसेस
डन हो रहे होते हैं उसमें जो भी डाटा, जितने एलिमेंट्स सेंड या रिसीव हो रहे हैं, ये काम है काउंट एरे का। तो 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ये प्रोसेसर नंबर 3 के पास 60, 70, 80 और 90। तो ये हमारे पास है प्रोसेसर नंबर 3। तो इस तरह हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो बेसिकली हमें जो कॉन्सेप्ट मिला है काउंट एरे का वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर हुए होते हैं, ठीक है, जो भी डेटा सेंड या रिसीव हो रहा होता है। अब हम डिस्प्लेसमेंट एरे की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एरे भी ना बहुत सिंपल है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम एक्चुअली बात करते हैं ऑफसेट्स की। तो ऑफसेट्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है ऑफसेट? ऑफसेट कहते हैं इंडेक्स को। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे ये जो है 10 ये 0 पोजीशन पे पड़ा है, 21 पे 2, 3, 4, 5 या ऑफसेट। अब यहाँ पे जो 10 है ये 0 पे पड़ा हुआ है, 21 पे पड़ा हुआ है, 32 पे पड़ा हुआ है, और 40 जो है वो 3 पे पड़ा हुआ है, 54 पे पड़ा हुआ है, ये भी 50 जो है वो 5 पे, 66 पे, 77 पे और 88 पे और 99 पे पड़ा हुआ है। अब ये जो है ना, ये इसके क्या है, एक्चुअल एड्रेस है, इंडेक्स है। अच्छा, अब मेजर बात ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो हमने प्रीवियस एरे जो बनाई थी ये वाली, इसका मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है वो है जनाब 2, 0, 2, 5 और 6। अब हमने ये चेक करने की कैसे आया है। तो प्रोसेसर 0 की जब हम बात करते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो प्रोसेसर 0 पे हमेशा वैल्यू 0 ही आनी है। आपको क्वेश्चन कब एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन हमेशा जो फर्स्ट वन प्रोसेसर है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर 1 की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट 0 जो फाइंड किया हुआ है उसके अंदर हमने काउंट 0 को ऐड कर देना है। डिस्प्लेसमेंट 1 में 0, 0 वाले को ऐड कर देना है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हमारे पास क्या है, 0। अब काउंट 0 को चेक करते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो काउंट 0 को देखिए, तो यहाँ पे जब हम P0 प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसमें हमारे पास जो काउंट 0 की वैल्यू आई वो कितनी है, 2। तो हमने क्या कर दिया, 0 + 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे वैल्यू 2। अब नेक्स्ट देखें प्रोसेस 2 में क्या होगा। प्रोसेस 2 में क्या होगा, प्रीवियस हमने डिस्प्लेसमेंट 1 फाइंड किया, वो क्या है 2। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 1 आएगा उसको हम ऐड कर देंगे काउंट 1 के साथ। तो हमारे पास जो काउंट 1 है, काउंट 1 का मतलब है कि ये जो प्रोसेसर 1 है इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो भाई इसमें जो है वो 3 एलिमेंट हैं। देखिए, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो हम उसके अंदर 3 को ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 कितना हुआ भाई, 5 हो गया। तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब बारी है प्रोसेसर नंबर 3 की, ठीक है, P3 की बारी है। तो P3 में हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्प्लेसमेंट 2 फाइंड किया हुआ है इसको जमा कर देंगे काउंट 2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट 2 कितना है, 1, ठीक है। काउंट 2 कितना है, 1। इसको ऐड कर देंगे 5 के साथ, तो 5 + 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब भाई क्वेश्चन आप सबका यही होगा कि हमने जो है वो इधर 10 भी ऐड होना चाहिए था, इधर 0, 2, 5, 6 के साथ हमारे पास 10 भी आना चाहिए था, 10 क्यों भाई आना चाहिए था। वो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 ऐड किया तो 6 हो गए, तो 6 के अंदर 4 ऐड करो तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया। तो भाई समझिए कि जब हमारे पास प्रोसेसर ही 4 हैं, जब हमारे पास प्रोसेसर ही 4 हैं, तो हम उसमें मज़ीद जो है वो ऐड नहीं कर सकते P0, 1, 2 और 3। जब हमारे पास 0, 1, 2 रन हो जाएगा, मतलब इनका जो है वो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर लेंगे, तब हम आएंगे P3 के पास। चूँकि P0 जो है वो लीड करता है 0 को, तो देन हमारे पास जो है वो मेन वैल्यू जो है वो 3 ही आती हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर हम लगाएंगे हमारे पास उतनी ही काउंट्स आएंगे और उतने ही डिस्प्लेसमेंट आएंगे, उससे मैक्सिमम ये रन नहीं कर सकता। तो अभी हम जो है वो इसके रिलेटेड पास पेपर से क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और एंड तक देखिए, और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखिए मेरे पास है फॉल 2023 का एग्ज़ाम, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो इसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका पार्ट 1 और 2 इसमें से आया है, और इसको समझते हैं आप। तो हमें ये देखें कि पेपर में गिवन है, सपोज यू वांट टू मैप
द डाटा इन 3 प्रोसेसर टू इट्स गिवन फॉर्म एज बिलो। अब हमारे पास भाई 3 प्रोसेसर हैं, 1 2 और ये 3। हमारे पास डाटा भी गिवन है, हमने क्या इसमें से फाइंड करना है, काउंट एंड डिस्प्लेसमेंट एरे फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर एंड, दोनों सेंडर और रिसीवर एंड दोनों से। अब एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर इज 3 देयर द एरे साइज विल बी 3। तो मैंने जैसे पहले बोला कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर होंगे उतना ही एरे का साइज़ होगा। जैसे वहाँ पे 4 प्रोसेसर थे तो हमारे पास एरे जो थी उसका साइज़ भी 4 था। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है बिफोर MPIR2ALV एंड आफ्टर MPIR2ALV। तो वो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ काउंट एरे फॉर प्रोसेसर रैंक 0 एज सेंडर। तो इस बात को जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं अभी कि भाई कह रहा है कि एज अ सेंडर, सेंडर वो होती है कि भाई कहाँ से ये डाटा आया है, डाटा कहाँ से आया है, ये चीज़ मैटर करती है। तो डाटा उसने बोला है कि आपने रैंक 0 प्रोसेसर, रैंक 0 मतलब प्रोसेसर वो जिसका रैंक 0 है, तो प्रोसेसर 0 की बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे वैल्यू पे आप जो है वो गौर करें, वैल्यू पे गौर करें तो इसकी वैल्यू है 222 एंड 0, 222 एंड 0। तो भाई हमने ये चेक करना है कि R2ALV के बाद ये वैल्यू कहाँ कौन कौन सी प्रोसेसर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो भाई क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखना है हमने कि प्रोसेसर 0 से प्रोसेसर 1 और 2 की तरफ कुछ गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 22 है ये प्रोसेसर 0 ने भेजा है प्रोसेसर 1 की तरफ, और ये जो वैल्यू 0 है ये प्रोसेसर 2 की तरफ गई है, ये देखें यहाँ पे 0। अब ये जो प्रोसेसर आपस में इसके पास पड़ा रहा है वो है 11 0 और 3। इट मीन कि इसकी वैल्यू क्या है 0, कि प्रोसेसर 0 कुछ खुद को सेंड नहीं कर सकता। इसने इसको सेंड किया है, प्रोसेसर 1 में भी सेंड हुआ है और प्रोसेसर 2 में भी सेंड हुआ है, प्रोसेस 2 में भी। तो यहाँ जो हमारे पास काउंट एरे आएगी वो है 0 1 और 1, वो हमारे पास आ गई है 0। रैंक 0 जो था तो वो प्रोसेस 0 को इंडिकेट कर रहा था। अब हम प्रोसेस 1 की बात करेंगे, तो इसमें हमने टोटली डिस्कस करना है प्रोसेस 1 को। अब ये जो प्रोसेस 1 है इसमें वैल्यू है 11 4 और 1। अब हमने ये चेक करना है कि भाई इसने ये जो वैल्यू है आफ्टर MPIR2ALV ये कहाँ पे गई है वैल्यू। तो ये देखा जाए तो प्रोसेस 1 ने यहाँ पे भी 11 भेजा है और यहाँ पे भी इसने 11 भेजा है, ठीक है। 4 और 1 दोनों में से हमें कोई भी नहीं नज़र आया। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई एक टाइम पे 11 कैसे दो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो शेयर हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिए कि जब हम MPIR2ALV की जब हम बात करते हैं तो भाई ये अलाउ करता है कि 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। अब कुछ स्टूडेंट्स शायद समझ रहे थे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो MPIR2ALV जो है ये दोनों को, अब ये डिफरेंट प्रोसेसर जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन दैट कि एक जो डाटा है, जो सेंड बफर है वो एक डाटा को डिफरेंट प्रोसेस के अंदर शेयर कर सकता है, और MPIR2ALV जो है वो इसको रिमूव नहीं कर सकता है कि जब डाटा सेंड हो जाए तो MPIR2ALV जो है वो इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेस्टिनेशन होती है ना, जैसे ये प्रोसेस 0 है, ये प्रोसेस 2 है, ये अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं। तो अलग अलग डेस्टिनेशन खुद को ये आज़ाद हैं अपनी ही जो डाटा जो है वो रिसीव करते हैं, उसमें इनको ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। तो इट मीन दैट कि सेम जो है वो डाटा डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो शेयर हो सकता है। तो जब हम अब ये शेयर हो गया, अब हमें पता चल गया कि भाई इसने यहाँ पे भी शेयर किया और यहाँ पे भी शेयर किया। तो इट मीन जहाँ जहाँ पे शेयर हुआ है वहाँ पे 1 आ गया। अब प्रोसेस 1 जो है वो वहाँ पे 0 आ गया। तो मेरे पास जो काउंट एरे आई, अब यहाँ पे ये जो 4 है और यहाँ पे ये जो 1 है ये दोनों है मिसिंग, दोनों मिसिंग है हमारे पास, ये हमें वैल्यूज़ नहीं मिल रहे। अब ये है कि जो सेंड काउंट में हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1 0 एंड 1। तो 1 0 एंड 1 को देखते हुए अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट एरे जो है वो फाइंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एरे कैसे फाइंड करनी है, अब यहाँ पे हमारे पास ये है 1 0 एंड 1, इनको लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एरे में हमारे पास प्रोसेस 0 हमेशा हमारे पास 0 ही आया है, डिस्प्लेसमेंट 0 हमारे पास हमेशा 0 ही आता है। अब हमने ना डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हमारे पास प्रीवियस हमारा फार्मूला जो था, यहाँ पे हमने ये देखा
कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है वो तो ज़ीरो के बराबर आ गया। अब हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट 1 है इसको हमने बराबर कर दिया डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस काउंट 0। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 आया वो क्या था, ऑलरेडी 0। तो काउंट 0 हमारे पास क्या है वैल्यू, काउंट 0 है हमारे पास 1। काउंट 0 हमारे पास क्या है 1। ये हमारे पास क्या है काउंट 0। 0 प्लस 1 1। इट मीन दैट कि हमारी पहली डिस्प्लेसमेंट जो एरे है वो क्या आ गई 1, 0 के बाद 1 सेकंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1 जो है वो हमारे पास आया है 1। अब नेक्स्ट जब हम डिस्प्लेसमेंट 2 की बात करेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, काउंट 2 को ऐड, डिस्प्लेसमेंट 2 को करते हुए काउंट 1 को हमने ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास इसका था 0 इंडेक्स, ये 1 है और ये 2 है। तो ये प्रोसेसर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। प्रोसेसर 1 पे जो है वो वैल्यू क्या है 0। इट मीन कि जो काउंट 1 है उसकी वैल्यू क्या है 0। तो जब हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट एरे यहाँ पे बनी वो है 0 1 1 और यहाँ पे जो हमारे पास काउंट एरे बनी वो है 1 0 एंड 1। तो बहुत ही सिंपल था और कैसे मतलब अगर आप इसको कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो ऑब्वियसली आप जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फेल होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं जो है प्रोसेसर मैपिंग। तो मैप करना किस चीज़ को कहते हैं, असाइन करना। तो प्रोसेसर को कोई भी वैल्यू, कोई भी टास्क, कोई भी डाटा जो हम असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेसर मैपिंग। Assigning a piece of problem, data or task to available processor so that all the processor work efficiently। तो प्रोसेसर के दरमियान डाटा या कोई भी टास्क है उनका उसको असाइन करवाना, ठीक है, ताकि जो सारे के सारे प्रोसेसर्स हैं उसको वो जो है एफिशिएंटली उस पर काम कर सकें। अब ये जो प्रोसेसर मैपिंग है ना, ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेसर ने कौन सा काम करना है और किस प्रोसेसर ने कितना काम करना है। ये दोनों चीज़ें कौन डिसाइड करता है, प्रोसेसर मैपिंग। विच प्रोसेसर गेट विच नंबर, हाउ मच वर्क ईच प्रोसेसर परफॉर्म। तो इसका गोल क्या है कि भाई वर्कलोड जो है वो बैलेंस्ड हो जाए, कम्युनिकेशन कम हो, एग्जीक्यूशन तेज़ हो, इसका ये गोल है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर है जो हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद एलोकेशन करते हैं, फिर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 वेज से, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन और साइक्लिक। अभी हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले है डाटा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हमने जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना उसको छोटी में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने टास्क की बात की, तो कोई भी टास्क है, जैसे असाइनमेंट है, कुछ भी है, आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपने वो 4 दोस्तों में डिवाइड कर लिया। अब ये क्या था कि आपने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखिए मेरे पास अरे है एक जिसमें 8 एलिमेंट स्टोर हैं। अब मैंने क्या किया, इसके पार्ट्स बना दिए। पार्ट 1 में मैंने 1 2 को रख दिया, 2 में 3 4 को, 3 में 5 6 को और 4 में 7 8 को। अब यहाँ पे वो प्रोसेस जिससे हम बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ के छोटी प्रॉब्लम में पीसेस कर देते हैं उसको कहते हैं डाटा डिकम्पोजिशन। अब आगे देखते हैं प्रोसेस एलोकेशन की तरफ आते हैं। प्रोसेस एलोकेशन बेसिकली क्या है कि जब हम कोई भी डाटा डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको प्रोसेसर अलॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो 1 2 है ना, ये प्रोसेसर 1 का काम है, ये प्रोसेसर 2 का, ये 3 का और ये 4 का। तो ये जो हम डिकम्पोज्ड डाटा को प्रोसेसर को सौंपते हैं वो प्रोसेस है प्रोसेस एलोकेशन। अब ये है कि भाई ये सारा काम एक प्रोसेसर भी तो कर सकता था ना, इसको तोड़ा क्यों? तो उसकी वजह यही है कि एक प्रोसेसर उस पर अच्छे से काम नहीं कर सकता, अकेला होगा तो सारा डाटा उसके ऊपर बर्डन बन जाएगा। तो ये है कि वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको पीसेस में कन्वर्ट किया। तो ये था बेसिकली हमारे पास डाटा डिकम्पोजिशन एंड प्रोसेस एलोकेशन। अब हम समझते हैं ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को।
अब जब हम ना ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ये हमारे पास अरे है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे मैं कह दूं कि भाई 4 मेरे पास प्रोसेसर्स हैं, उनको मैंने ये काम देना है, तो क्या करूँगी, 1 2 मैंने P1 को दे दिया, 3 4 मैंने दे दिया P2 को, 5 6 जो है P3 को, और 7 8 जो है वो P4 को। तो इस तरह ईच प्रोसेसर रिसीव 1 कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ डाटा, तो एक कंटिन्यूस ब्लॉक है, इसमें ये है ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं कि उसमें डाटा जो है वो कैसे प्रोसेसर्स में जो है वो शिफ्ट होता है। क्योंकि ये जो थी ना ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो ये सिंपल भी है, इसमें कम्युनिकेशन कॉस्ट भी नहीं आती, ईजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, जब हम साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो ये बिल्कुल जो है वो राउंड रॉबिन की तरह काम करता है। इसमें देखिए, इसमें हमने बोला क्या करना, पहले हमने सारे 4 प्रोसेसर हैं, उनको पहले एक एक नंबर देना, 1 2 3 और 4 देने के बाद हमने देखा 5 6 7 और 8, 1 5 2 6 3 7 4 8, यूं डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसको हम कहेंगे साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे पास जो है वो बेटर है लोड बैलेंस करने के लिए, लेकिन इसका यही है कि इसमें कम्युनिकेशन फिर ज़्यादा होगी, इसमें कम होती है। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस उतना अच्छा नहीं करता जितना अच्छा ये करता है। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं एम्डाल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर इसमें से 5 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ऐड करता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत डिमांड है इस टॉपिक की, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो एम्डाल्स लॉ करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर इस वीडियो में डिस्कस करें, तो पहले उनको देख लेते हैं। तो वो जो टर्म्स हैं वो हैं सीरियल और पैरेलल, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखें, आपकी एक असाइनमेंट है, इसकी एग्जांपल एक असाइनमेंट से हम ले लेते हैं। अब वो असाइनमेंट जो है, अगर आप अकेले खुद ही कर लेते हैं, अगर आप एक पर्सन उस असाइनमेंट को डन कर लेता है, तो वो सीरियल में चले जाएगी। अगर आप उसी असाइनमेंट को अपने 3 से 4 दोस्तों में डिवाइड कर देते हैं, तो वो किस में चली जाएगी, पैरेलल में। तो ये बेसिक जो थे वो एग्जाम्पल के लिहाज से जो था वो डिफरेंस था। अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपने CPU में, तो असाइनमेंट जो एक प्रोसेसर डन करता है वो सीरियल है, और जो मल्टीपल प्रोसेसर्स डन करते हैं वो है पैरेलल। अब ये जो सीरियल है ना, सीरियल जो एक सिंगल प्रोसेसर जो डन करता है, ये हमें लेके जाती है बॉटल नेक की तरफ, बॉटल नेक की तरफ। बॉटल नेक में क्या था, जैसे हमने स्टडी किया था कि एक बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर आपने ब्लॉक्स को भरा हुआ है, उसके अंदर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली जो पहले नंबर पे होगा वही बाहर आएगा। तो एक जो हमारा प्रोसेसर है, या जो एक प्रोसेसर जो काम करता है वो सीरियल है, और जो सीरियल प्रोसेस है, जो हमारे पास सीरियल मैकेनिज़्म है, वो लीड करता है बॉटल नेक को। इससे क्या होगा, इससे हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो होगी, और पैरेलल के ज़रिए हमारे सिस्टम की स्पीड फास्ट होगी। ये थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो इधर देखिए, एम्डाल्स लॉ स्टेट दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वो प्रोग्राम, कि कोई प्रोग्राम कितना जल्दी जो है वो रन हो सकता है, उसकी स्पीड कितनी फास्ट हो सकती है यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर मतलब पैरेलल जो मैकेनिज्म हमने भी स्टडी किया है, इज लिमिटेड बाय सीक्वेंशियल पोर्शन ऑफ प्रोग्राम। इसमें जो है हमने सीक्वेंस को, मतलब जो सीरियल हमारे पास मैकेनिज्म है, उसको हमने यूज़ नहीं करना। अब वो प्रोसेस जो पैरेलाइज्ड नहीं है, जो सीरियल प्रोसेस है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉटल नेक होता है। ठीक है, इतनी बात हमने बहुत आसानी से समझ ली है। अब फॉर्मूला जो है वो है स्पीडअप इज इक्वल टू 1/1 माइनस P/N। अब यहाँ पे ये जो P है, ये जो पैरालाइज्ड फ्रैक्शन है, N जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर जो हम यूज़ कर देते हैं, P की वैल्यू में से एक को नफ़ी कर दें तो वो हमारे पास सिक्वेंशियल या सीरियल फ्रैक्शन आ जाती है। अब मैंने एग्जाम में इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस देखे, जिसमें उसने ये डिस्कस किया हुआ था, पैरेलल और सीरियल की स्पीड को हमने फाइंड करना था, पैरेलल और सीक्वेंशियल वर्क दिया हुआ था, और प्रोसेसर दिए हुए थे, और हमने उसकी स्पीड को फाइंड करना था। अब उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
Assume that the fraction of serial program f is equal to 0.34. What is the speed up on 8 processor and infinite number of processor? तो अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो सीरियल फ्रैक्शन है जो क्या है 0.34. तो जब भी हमने पैरेलल से सीरियल को फाइंड करना है या सीरियल से पैरेलल को फाइंड करना तो उसमें से हमने एक को नफ़ी कर देना तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने फार्मूला देखा है उसी को ही हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं और इसकी फाइंड करेंगे 8 प्रोसेसर्स में और इनफाइनाइट प्रोसेसर्स में. जब 8 प्रोसेसर होंगे और जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे. अब यहाँ पे देखिए तो स्पीड अप का फार्मूला वही है. अब जो सीरियल फ्रैक्शन हमारे पास गिवन थी वो हमारे पास है 0.34. उसमें से नफ़ी कर लिया हमने एक को तो हमारे पास पैरेलल फ्रैक्शन आ गई. 8 प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं तो 8 प्रोसेसर यहाँ पे ऐड हो गए. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2.37. इट मीन दैट कि जब हम 8 प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो इस फ्रैक्शन के साथ हमारी ये स्पीड बनी है. फिर जब हम इनफाइनाइट यूज़ करेंगे, जब हम इनफाइनाइट प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारी जो स्पीड है वो 1/सीरियल आती है. अब एक को डिवाइड कर दिया हमने सीरियल से तो ये 2.94 के मतलब जब हम इनफाइनाइट प्रोसेसर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अनगिनत प्रोसेसर यूज़ किए तो 2.94 उसकी स्पीड आई. ये मैकेनिज़्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि जब हमारे पास जो है वो टास्क 8 प्रोसेसर कर रहे थे तो ये स्पीड है. इनफाइनाइट प्रोसेसर करेंगे तो 2.94 स्पीड बनेगी. तो एक और पेपर देखिए और यहाँ पे भी सेम वैसे का ही क्वेश्चन आया है. बाकी सारी बात ठीक है बस उसने प्रोसेसर्स की जो नंबरिंग है उसको चेंज कर दिया. तो एक 2 प्रोसेसर पे है एक 4 प्रोसेसर पे है. और जब हम 2 प्रोसेसर्स के लिए करेंगे तो हमने बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा बस प्रोसेसर चेंज हो जाएंगे. और ये देखिए 1.49. और जब हमने जो है वो 4 प्रोसेसर लगा दिए जब प्रोसेसर्स बढ़ा दिए तो हमारे पास स्पीड आई है 1.98. बिल्कुल वही वैसा ही था ये भी क्वेश्चन. और देखिए कि ये 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है तो कितना इम्पोर्टेंट है ये. इसका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एमडेल्स लॉ का वो है इसकी एफिशिएंसी. जब भी हम स्पीड को फाइंड कर लेते हैं ना पीछे क्वेश्चन रह जाता है एफिशिएंसी का कि भाई जब आपने प्रोसेसर को यूज़ तो किया आपने प्रोसेसर को यूज़ तो कर लिया लेकिन आपने कितना उसको अच्छा किया कितना उसको आपने अच्छा यूज़ किया ये उसकी क्या है एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी क्या कहती है कि भाई आप प्रोसेसर जो है ना उसको आप बहुत जल्दी बढ़ा लेते हो. प्रोसेसर मिसाल के तौर पर पहले आपने 2 प्रोसेसर लगाए हैं ना फिर आप उसको 4 प्रोसेसर लगा देते हो. स्पीड ये प्रोसेसर डबल हो गए. लेकिन अगर 2 प्रोसेसर में हमारे पास जो स्पीड है 1.49 है तो 4 प्रोसेसर में हमारे पास जो स्पीड है वो 1.98 है. कहने का मकसद ये है कि अगर हमने 2 प्रोसेसर जो बढ़ाए डबल जो कर दिया तो जो स्पीड है उसको भी डबल होना चाहिए था. अगर हमने प्रोसेसर को डबल कर लिया तो हमारी स्पीड क्यों नहीं डबल हुई. तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई है कि हम जो स्पीड अप है ना जो स्पीड है ये स्लोली जो है ना वो करती है इंक्रीज़ और जो प्रोसेसर है ना ये फास्टली इंक्रीज़ करते हैं. प्रोसेसर फास्टली इंक्रीज़ करते हैं और स्पीड स्लोली इंक्रीज़ करती है. तो इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों प्रोसेसेस में जो हमारे पास एफिशिएंसी है ना वो डिक्रीज़ हो रही है. जो क्या है एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है. प्रोसेसर का जल्द जो उसका फास्ट बढ़ना है ना उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है. उसकी वजह क्या है वो यही है कि जब हमारे पास सीरियल पार्ट जो है जब हम सीरियल पार्ट में होते हैं मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है उसमें जितने मर्जी ऑर्डर आ जाएं लेकिन ऑर्डर को पिज़्ज़ाज़ के ऑर्डर आ जाएं लेकिन रेस्टोरेंट में ओवन ही सिर्फ एक है. तो चाहे 10 ऑर्डर्स आ जाएं लेकिन प्रोसेसर सिर्फ एक ही है. तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो एक टाइम पे एक को रन करेगा जिससे जो है वो स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी आपकी स्पीड स्लो रहेगी. अगर पैरेलल में बात करें ना तो वर्क जो है जैसे मैंने असाइनमेंट की बात की थी तो आपने 10 लोगों में डिवाइड करनी है तो माइट भी पॉसिबल कि डिवीजन में आपकी एरर आ जाए जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए. तो ज़्यादा प्रोसेसर बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी कम होती है. तो जी नोट्स में देखिए एफिशिएंसी टेल अस हाउ वेल
वी आर यूजिंग प्रोसेसर, हम अपने प्रोसेसर को कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं ये हमें एफिशिएंसी बताती है। एफिशिएंसी का फार्मूला है स्पीड अप ओवर एन, जितनी स्पीड आई है उसको आप एन से डिवाइड कर दें। जब एन इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब प्रोसेसर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो स्पीड अप स्लो हो जाएगा। जो अभी मैंने बातें बताई हैं वही इधर लिखी हैं। अब ना एफिशिएंसी जो है इसको एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने भी फार्मूला बताया, अगर चार सपोज किया कि हमारे जो चार प्रोसेसर की है जो है ना वो एफिशिएंसी हम फाइंड करने लगे चार प्रोसेसर की, जिसमें हमारे पास स्पीड अप आया 2.5 और हमने चार प्रोसेसर उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 62.5%। लेकिन जब हम एफिशिएंसी करते हैं फाइंड दो प्रोसेसर की, वही काम हमने दो लोगों से करवाया है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो देखें, या आठ की एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हम 8 प्रोसेसर से करवाते हैं तो वो बेस्ट एग्जांपल रहेगी, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो आएगी 37.5%। तो यहाँ से क्लियरली इस चीज़ का पता चल गया है हमें कि जब भी हम प्रोसेसर्स को कम करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने लगे हैं जो है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी में एक्चुअली जब हमने ना एफिशिएंसी की बात की थी ना, एफिशिएंसी की, तो उसमें हमने ये बोला था कि हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं हमने उसको चेक कर रहे हैं कि हम कितना अच्छा उनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन स्केलेबिलिटी की जब बारी आती है तो स्केलेबिलिटी ये चेक करती है कि हमने प्रोसेसर तो लगाए, लेकिन जब हम ज़्यादा प्रोसेसर लगाएंगे, मोर प्रोसेसर लगाएंगे, तब हमारी स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे काम करेगी ये। अब स्केलेबिलिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको ना एक टास्क मिला है, ठीक है, आपने ना उसको डिवाइड कर दिया अपने दोस्तों में। एक तो ये बात है कि आप खुद करने लग पड़ते हैं, आप सिंगल हैं, तो स्पीड बहुत ही स्लो होगी, ठीक है। फिर वही टास्क जब आप 4 फ्रेंड्स मिलके करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। फिर जब आप उसको 8 लोगों में डिवाइड कर दोगे तो वो बहुत फास्ट हो जाएगी, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप उसी प्रोसेस को, उसी टास्क को जो है वो 100 प्रोसेसर्स मतलब 100 लोगों में डिवाइड कर देते हो तो उसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अब ये जो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि जब एक काम को 100 लोग करेंगे, एक तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जब वो थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टाइम तो उतना ही लग जाना है। तो स्केलेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपका काम छोटा है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा टास्क जो है ना कम होता है, तो हमारा दोस्त अगर कहे ना कि भाई मैं हेल्प कर दूँ आपकी, तो आप कहते हैं नहीं ये थोड़ा ही है मैं खुद ही कर लूँगा। तो उसकी वजह यही है कि अगर काम थोड़ा हो और ज़्यादा लोगों में बट जाए तो वो भी काम अच्छा नहीं होता। ये है कॉन्सेप्ट स्केलेबिलिटी का। अगर तो आपको प्रोसेसर बढ़ाने से फ़ायदा मिल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, जैसे कि आपने 4 किए तो फास्ट हुआ, 8 किए तो फास्ट हुआ, इसको कहेंगे स्केलेबल। ये क्या है, स्केलेबल। लेकिन अगर आपने बढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला तो ये है नॉट स्केलेबल। अच्छा, अब हम इसको नोट से देख लेते हैं। स्केलेबिलिटी मीन्स हाउ वेल आ सिस्टम परफॉर्म व्हेन वी इंक्रीज प्रोसेसर। जब हम प्रोसेसर्स को बढ़ा देते हैं तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट आता है, तो उसको हमने एक बटा एस कर देना है, मतलब जितनी स्पीड होगी तो देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलेबिलिटी मॉडल, उसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें ये होता है कि स्केलेबिलिटी मॉडल वो अप्रोच है जिसके ज़रिए हम किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं जब उसके ऊपर काम का जो बोझ है वो बढ़ जाता है। अब ना 2 तरह की स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी मॉडल है। एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप है ना, उसकी 8 GB रैम होती है, आप ना उसको एक्सटेंड करवा देते हो 16 GB में या 32 में उसको एक्सटेंड करवा लेते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास वर्टिकल स्केलेबिलिटी। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल बेहतरीन यही है, जब आप अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो वहाँ पे सर्वर को जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पे सर्वर को ऐड कर दे। तो यहाँ पे देखिए, तो स्केलेबिलिटी इज़ द मेथड और अप्रोच यूज टू इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस व्हेन द वर्कलोड ग्रोज। तो स्केल अप और स्केल आउट मैंने अभी आपको समझाया। इंक्रीज द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वर,
जैसे कि पावर थी 8 GB तो उसको 32 GB रैम कर ली, ठीक है। फिर ऐड मोर सर्वर टू शेयर वर्कलोड, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। इसमें अमेजॉन वेब सर्विस ऑटो स्केल लॉन्चेस एडिशनल सर्वर ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक, तो जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वो खुद ब खुद उसके अंदर सर्वर जो है वो ऐड कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ को समझते हैं कि वो पाथ जिसको जब हम टोटल करें तो उसकी लेंथ टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा हो, उसकी जो लेंथ का जो टोटल टाइम है वो हमें सबसे ज़्यादा लगे, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। अब ये क्वेश्चन देखिए, एज्यूम यू हैव फॉलोइंग ग्राफ, ये मेरे पास है स्प्रिंग 2024 का जो पेपर है ना वो है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ एज्यूमिंग दैट वर्क एट ईच प्रोसेस। अब हमने ये चेक करना है कि जो लेंथ हमने फाइंड करनी है वो चेक करनी है कि कौन सी वाले जो नोड्स हैं वो ज़्यादा लेंथ को कवर करते हैं, उसको हमने पिक करना है इधर से। अभी यहाँ पे देखिए तो ये एक रूट नोड है, ये क्या है, एक रूट नोड है। अब इससे आगे मल्टीपल नोड्स निकल रही हैं। अब देखें एक है ना, इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नोड्स निकल रही हैं। अब अगर मैं पहली पे आ जाऊँ तो ये आगे प्रोसीड नहीं कर रही, बाकी सब भी ऐसे ही हैं, सिर्फ एक एक मेरे पास लेंथ आ रही है जो कि हमने ये रिसीव नहीं करनी, हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम लेंथ। तो मैं ये देखें जब यहाँ पे आई 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मुझे जो क्रिटिकल पाथ लेंथ मिली वो क्या है 7, तो यही इसका जो है वो आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था और है अभी देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ना हम इसको नोट से चेक कर लेते हैं कि जो सारी की सारी ब्रांचेस थी ना, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैव ओनली वन एज। जैसे कि हमने भी देखा इधर कि जितनी भी ब्रांचेस थी उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एज बन रही थी। अब एक ऐसी ब्रांच थी जो राइट साइड की तरफ कंटिन्यू थी नीचे की तरफ, ठीक है, जिसने क्या बना दी चेन। तो ये देखें ये थी नीचे की तरफ आ रही, हमने इसको कंसीडर करना और इसके नोट्स को जो है वो एजिस को हमने क्या कर लेना है, उसको कर लेना है कैलकुलेट। यूनिट ऑफ वर्क एट ईच प्रोसेस, सो ईच नोड कंट्रीब्यूट 1 यूनिट ऑफ वर्क। तो हर यूनिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा एक नोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ लेंथ है वो कितनी आएगी 7। नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये स्प्रिंग 2023 का एग्जाम है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया क्रिटिकल पाथ के लिए, इस ग्राफ के लिए। ग्राफ में तो एक की जो नोड की वैल्यू है वो है 12। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो लार्जेस्ट पाथ जो है वो डिसाइड करना है। अब ये देखें तो ए की वैल्यू क्या है 12, बी की 13 है और सी की 1 है, डी की 4, ई की 3 और ये इसी तरह वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। हमने इसका क्रिटिकल पाथ डिसाइड करना है। तो ये देखिए तो ए नोड जो था वो 12 था। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ए की बी की तरफ आऊँ, बी की तरफ आऊँ और फिर डी की तरफ और फिर आई की तरफ आऊँ, ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो 12 जमा 13 जमा 4 जमा 1 टोटल 30 बना। टोटल कितने बने 30 लेंथ जो है बनी। अब यहाँ पे हम देखते हैं और पाथ जो मेरे पास बनते हैं ए टू बी, बी टू ई, ई टू जे। तो ये मेरे पास बना 12 जमा 13 जमा 3 जमा 1 29 बना, मतलब 30 से कम ही बना। फिर इधर को देखते हैं तो 12 1 3 और 1, तो 12 1 3 और 1 मेरे पास बने 17, ये भी उससे कम बने। 12 1 1 12, ये 26 बने, ये भी उससे कम बने 30 से। अब यहाँ पे देखिए तो ए टू सी, सी टू जी और जी टू ओ, तो मेरे पास 16 बने। तो इनमें से मेरे पास जो मैक्सिमम था वो था 30, तो मैंने ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लिया, ए टू बी, बी टू डी एंड डी टू आई वाला। अब इसी क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस देखिए, फॉल 2023 में उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। सेम ग्राफ है, बस हमने उसकी क्रिटिकल पाथ लेंथ बतानी है। तो क्रिटिकल पाथ लेंथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सा मैक्सिमम पाथ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने जिस नोड से गुजरे होंगे वो उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे जैसे हम ए से बी में गए, बी से डी में आए और डी से आई में आए, तो ये मेरे पास एक मैक्सिमम लेंथ थी। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे ए टू बी डी टू आई जो थी वो मेरी क्या थी, मैक्सिमम थी। अब ये क्या था कि एक में उसने पूछ लिया क्रिटिकल पाथ का और दूसरे में पूछ लिया क्रिटिकल लेंथ का। तो टॉपिक कितना सिंपल था और 10 नंबर का एग्जाम इसमें से उसने आराम से पूछ लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर करें। इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको भी कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है तो अभी मेरे चैनल में जाइए, पोस्ट पे क्लिक कीजिए,
और अपना डिफ़िकल्ट टॉपिक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और ये है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट वीडियो, जिस पे मुझे बहुत अच्छे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो मुझे मिला। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे पीडीसी के जो है वो प्लेलिस्ट के बारे में भी बोला गया, और मुझे आपका कमेंट करके बताना और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो क्वेश्चंस करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लाजमी तौर पे अपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया करें। अब यहाँ पे जो थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बहुत अच्छे कमेंट्स, जैसे कि ये देखें, मुझे पीडीसी की वीडियोस पे जो है लेक्चर बनाने के लिए बोला गया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव। अभी हम एक और बहुत ही सादा और कह लें कि मास गेनिंग जो कॉन्सेप्ट है डायामीटर का, उसको करने लगे हैं। तो डायामीटर बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जैसे कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है और ये आपका घर है, इसके लिए आपको जो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस मिलता है ना इन दोनों के दरमियान, वो है हमारे पास डायामीटर। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर डायामीटर वी आइदर टेक टू फारदेस्ट नोड्स, हमने उन नोड्स को चूज़ करना जो बहुत दूर दूर होंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दैम, और वी फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी टू नोड्स दैट टेक मैक्सिमम फ्राम दैट वैल्यू। तो हमने दो नोड्स लिए, दो नोड्स से जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा उनका वो हमने निकालना है। तो हमें उसने एक पेपर में जो है वो उसने गिवन की हुई है एक डायग्राम। तो डायग्राम में से हमने ये जो ब्लैक नोड है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि हमने ये कलर नोड के दरमियान जो है वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस बन सकता है वो हमने फाइंड करना है। तो ये जी एक ये नोड है और एक ये नोड है। तो अब यहाँ पे जाने के लिए अगर मैं यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ सीधी चली जाती, इसको ना आप डिफरेंट कलर से हम मेंशन कर देते हैं। एक रूट ये है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ब्लू वाला है वो हमारे पास बने 5। नेक्स्ट अब ग्रीन ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ग्रीन हमारे पास बने जी 8 नोड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं पर्पल। तो पर्पल में हम देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बने, पर्पल हमारे पास बन गए 6। अब मैं रूट्स चेक कर रही हूँ ना, फिर ये हमारे पास एक ग्रीन सा कलर है और ये इस पे करते हैं चेक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास जो है ये भी जी हमारे पास आ गया 8, दो हमारे पास 8 आ गए। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैक्सिमम बन रहा है। तो जो हमारे पास मैक्सिमम नोड्स हैं वो कितनी हैं, 8। हम जो है वो इस जो है वो डायामीटर, ये जो हमारे पास डायामीटर आया वो कितनी एजेस आई हैं, 8। तो ये जो हमारे पास कलर्ड हैं वर्टेक्सेस, इनको ऐड करके बन गई 10, ये बन गई 7, ये बन गई 8 और ये बन गई 10। तो मैक्सिमम हमारे पास जो डायामीटर आया, ठीक है, वो कितना है, 10 एजेस या हुप्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और 10 नंबर हमने वैसे ही ले लिए इसके। नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर इसके रिलेटेड जो है पीडीसी के एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी तौर पे बनाता है। तो इसको लाजमी तौर पे करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 सपोज किया ना, और मेरे पास साथ एक वेक्टर है जो है 7 8 और 9। अब यहाँ पे होगा क्या कि हर जो कॉलम है ना वो इस जाके अलग अलग ये रो वाइज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ये 7 है तो ये फर्स्ट रो के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 है ये सेकंड कॉलम के साथ होगा, 9 है ये थर्ड कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये तो मैथ में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स को हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, देन जो रिजल्ट आता है उसका। तो इसका पीडीसी में क्या रोल है, पीडीसी में इसका क्या रोल है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10,000। अब आपने क्या कर दिया, उनको 4 प्रोसेसर्स में डिवाइड कर दिया पैरेलली। तो पैरेलल में क्या होता है,
कि हमने एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर एक काम को कर रहे होते हैं। जैसे कि प्रोसेसर 1 है ना, वो कर रहा है 1 से लेके 2500 तक स्टूडेंट्स को, और जो है ना प्रोसेसर 2 जो है वो 2500 1 से लेके वो 5000 तक कर रहा है। फिर वो प्रोसेसर 3 जो है ये 5000 1 से लेके तो 7500 तक कर रहा है। तो P4 जो है ये 7500 1 से लेके 10,000 तक जो है वो कर रहा है। अब क्या है कि इन प्रोसेसर्स के दरमियान वर्क जो है वो इक्वली डिवाइड है और ये सारे एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले P1 करेगा फिर P2, ये सारे एक टाइम पे काम कर रहे हैं। तो यही जो डाटा पैरेललिज्म है, जो मैट्रिक्स वेक्टर है, ये इसको क्या करती है, फास्ट करती है। जो मैट्रिक्स वेक्टर है मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बनाती है, फास्ट बनाती है, और ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अब हम इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है फॉल 2023 का एग्ज़ाम है। देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। Consider the following matrix A 5 into 5 and vector B 5 cross 1 so that we intend to multiply। हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। Suppose we have 5 प्रोसेसर्स, हमारे पास 5 प्रोसेसर्स हैं। वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन पैरेलल, जो कि पैरेलली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स की बात बताई थी आपको। वी ब्रॉडकास्ट ईच एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ रिस्पेक्टिव प्रोसेसर, हमने जो मुनासिब काम हर प्रोसेसर को दे देना, उनके दरमियान जो है वो डिवाइड कर देना है। आल्सो वी ब्रॉडकास्टेड ईच कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स टू वन रिस्पेक्टिव प्रोसेसर, तो हमने हर कॉलम को हर प्रोसेसर को दे देना है। मतलब ये तुम्हारा जैसे हमने स्टूडेंट्स को भी डिवाइड किया था ना, वैसे ही। Which processor will involve in multiplying the highlighted entries of the matrix vector and respectively। तो वो कह रहा है कि ये जो मैंने मैट्रिक्स नीचे आपको दी है, ये जो इसमें जो हाईलाइटेड हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स की, ये किस प्रोसेसर को जो है वो लिंक्ड कर रही हैं। तो ये बात देखिए बहुत ही सिंपल है, नोट्स से देखते हैं इसको। ये देखिए उसने कहा जो हाईलाइटेड है ना, आपने सिर्फ मुझे उसी का बताना है कि भाई ये किस प्रोसेसर के पास है। अब ये देखो 44 उसने हाईलाइट किया और 9 को हाईलाइट किया। अब अगर देखें तो आप ये जो कॉलम 1 था, ठीक है, ये जो कॉलम 1 था ये B1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉलम 2 जो है ये B2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम 3 जो है वो B3 के साथ हो रहा है, कॉलम 4 जो है वो B4 के साथ, कॉलम 5 जो है वो B5 के साथ। अब देखा जाए तो अगर C1 को प्रोसेसर 1 कर रहा है तो C2 को कौन सा प्रोसेसर करेगा, प्रोसेसर 2। इसी तरह C3 को प्रोसेसर 3, इसको 4 और इसको 5 वाला प्रोसेसर। और हमारे 5 प्रोसेसर्स कंप्लीट हो गए जो उसने हमें एग्जाम में वो जो दिए हुए थे प्रॉब्लम में, कि हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं, 5। अब ये जो 5 प्रोसेसर हैं, हमने तो ये देखना कि हाईलाइटेड वाले को कौन यूज़ कर रहा है, किस प्रोसेसर के पास जो है हाईलाइटेड वाला है। अब ये देखें तो प्रोसेसर 2 के पास ये हाईलाइटेड वाला है, और ये देखें यहाँ से भी हाईलाइटेड वही है और यहाँ से भी वही है। तो हम यहाँ पे सिंपल बहुत ही सादा जवाब दे देंगे कि प्रोसेसर 2 स्टोर्स कॉलम 2 एंड B2। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, प्रोसेसर 2। तो बहुत ही सिंपल था। स्टूडेंट्स इसको करते हुए घबरा आ जाते हैं कि पता नहीं एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह का एक और एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये है स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए 5 क्रॉस 5 एंड वेक्टर 5 क्रॉस 1, मतलब 5 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसमें 5 रोज और 5 ही कॉलम है। दैट वी इंटेंड टू मल्टीप्लाई, सपोज दैट 5 प्रोसेसर, फर्ज करें कि भाई हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं, 5 हैं, और वो पैरेलली वर्क कर रहे हैं। मतलब हर प्रोसेसर जैसे मैंने प्रीवियस में आपको डिस्क्राइब किया था वैसे ही। इसमें उसने ये कहा है, आज सपोज एज गिवन इन एग्जाम्पल देयर आर सम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स विद 0 इन दैम। अब यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ना, इसमें से कुछ जो है वो 0 हैं, कुछ प्रोसेसर में एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, 0 है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ये प्रोसेसर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका मतलब प्रोसेसर 4 और 5 में जो एंट्रीज है ना वो क्या है, मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 हैं। फिर assume that we can plan something that help to avoid such elements। हमने इन एलिमेंट्स से क्या करना है, अवॉइड करना है। which processor will need to communicate to compute the green cell of the resultant matrix।
अब यहाँ पे ग्रीन सेल क्या है, ये जो आपको साइड में ये जो बॉक्स बना नज़र आ रहा है ना, ये है ग्रीन सेल। अब उसने ये बोला है कि जिस मैट्रिक्स, अब उसको देखो कि उसको कौन प्रोसेसर यूज़ कर रहा है जिसमें हमने ग्रीन मैट्रिक्स को, ग्रीन जो है सेल को यूज़ किया हुआ है। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है, अब इसको नोट से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 23 है, 44, 6, 0 और 00 और x, इसके बराबर आ रहा है ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स इंडिकेट कर रहा है इस सारी लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है 23B1, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली रो होती है, जो पहला कॉलम होता है वो फर्स्ट वन रो से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे B1। ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है और ये B5 है। तो ये इसके साथ B1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 44 B2 के साथ होगा, 6 B3 के साथ होगा, 0 B4 के साथ और 0 B5 के साथ। अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये जो मेरा प्रोसेसर है, ये है प्रोसेसर 1, ये है प्रोसेसर 2, ये है 3, प्रोसेसर 4 और 5। चूंकि प्रोसेसर 4 और 5 की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये प्रोसेसर काम ही नहीं कर रहे। तो पीछे कौन सा बच जाता है, प्रोसेसर 2 और 1, 2 और 3, 23, 44 और 6 वाला। तो यहाँ पे ओनली प्रोसेसर P1, P2 एंड P3 कम्युनिकेट टू कंप्यूट द ग्रीन सेल ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वेक्टर। तो ग्रीन सेल जो था हमारे पास, उसको कंप्यूट करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं वो P1, P2 और P3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक और एग्जामिनर ने पूछा है, उसको भी देखते हैं हम। ये जो मेरे पास स्प्रिंग 2023 का पेपर है, जिसमें उससे पूछा कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जिसमें 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम है, और वेक्टर बी में 5 जो रोज़ हैं और 1 कॉलम है। वी इंटेंड टू मल्टीप्लाई, हमने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम वही सिचुएशन भाई, 5 प्रोसेसर आपको गिवन है, आपने इसको पैरेलली सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि हमने जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है रिजल्टेंट वेक्टर, उसने बोला है कि जो थर्ड एलिमेंट है ना, थर्ड कौन सा हुआ, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। तो मेरे पास जो थर्ड वाला हुआ वो तो ये वाली रो हो गई, x x 5 5 5। तो इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह हमने जो है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसमें से प्रोसेसर चेक करने हैं कि कितने प्रोसेसर इन्वॉल्व हैं थर्ड एलिमेंट के साथ गिवन ग्रीन एलिमेंट्स में से। अब ये देखें 1 2 3 4 और 5, हमें 5 एलिमेंट्स गिवन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो थर्ड एलिमेंट है वो रो 3 पे डिपेंड करता है, और जो रो 3 है उसमें x x 5 5 और 5। अब इसके ना सेक्शंस बना लें आप, 5 सेक्शंस हैं, B1 B2 B3 B4 और B5। अब ये जो 5 सेक्शंस हैं, ऑब्वियसली x ने मल्टीप्लाई होना है B1 से, और इसी x ने B2 से होना है, 5 ने B3 से होना है, और ये 5 जो है ये B4 से होगा, ये 5 B5 से होगा। तो यहाँ पे हमने ये चेक किया, तो फिर हमें एंड पे पता चला कि यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नल नहीं है, कोई एम्प्टी नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेसर यूज़ होंगे P1 P2 P3 P4 और P5। तो 5 प्रोसेसर्स हमारे पास होंगी, क्योंकि उसने थर्ड एलिमेंट दिया है, हमने खुद से कुछ भी सपोज नहीं किया, उसने हमें ग्रीन एलिमेंट में से हमें थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो चूज़ करने का बोला था। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। उसके साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओपन एमपी। तो ओपन एमपी से रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी वीडियो अपने स्किप नहीं करनी। तो इज़ एन एपीआई अब क्या है, वो टूल्स या वो फंक्शन जो किसी भी प्रोग्रामर ने यूज़ करने हैं, दैट अलो प्रोग्रामर टू राइट पैरेलल प्रोग्राम। पैरेलल वही होते हैं जिसको हमने मल्टीपल पर्सनस में कोई भी टास्क है उसको मल्टीपल में डिवाइड किया है, फॉर शेयर्ड मेमोरी, कि उनकी जो आपस में मेमोरी है वो शेयर्ड है, वो एक दूसरे का डाटा जो है वो देख सकते हैं। यूजिंग कंपाइलर डायरेक्टिव वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज़र से ली गई हैं। लाइब्रेरी फंक्शन जिनकी बेस पे वो रन होगा, वेरिएबल जो हमने कोड में यूज़ करने हैं। अब ना पहले क्या होता था, इमेजिन करें कि आपके पास एक
एक टास्क होता था। अब CPU एक होता था और वो एक टास्क को डन करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो ओपन MP ने क्या किया, CPU के उन 10 मिनट्स को रिप्लेस कर दिया उसके 2 मिनट्स के साथ। कैसे? उसने एक टास्क को डिवाइड कर दिया 3 से 4 लोगों में। ये देखें 1 2 और 3 4, इनमें आपस में वो ये वाला काम जो था वो डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने की वजह से उनका जो वर्किंग टाइम था वो कम हो गया और हमें उसकी जो फीडबैक था वो जल्दी मिल गया, मतलब उसका जो रिज़ल्ट था वो जल्दी मिल गया। इसको यूँ समझ ले कि एक टीचर है जिसने 1000 जो है वो पेपर चेक करने हैं, ठीक है। अब वो जो टीचर है ना, एक टीचर है जिसने 1000 पेपर चेक करने हैं। अब वो जो टीचर है ना, उसको हम कह लेते हैं ये क्या है, थ्रेड, जिसने उस टास्क को परफॉर्म करना है। अब ये टीचर क्या करेगा, इसके लिए बहुत मुश्किल है, इसका बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, 4 आगे टीचर्स में डिवाइड कर दे, 1 T1 T2 T3 एंड T4। तो अब देखें 250 पेपर ये वाली मैडम चेक कर लेंगी, ये वाली मैडम 250 और ये चारों जब 250 चेक करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होगी। और जो वर्कलोड, अब अगर एक मैडम 1000 पेपर चेक करेंगी तो ज़ाहिर है उन पे वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो अगर हम उनको डिवाइड कर देंगे तो वर्कलोड भी कम हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है वो इसी तरह ये जो ओपन MP है वो ऑटोमेटिकली थ्रेड क्रिएट कर लेता है। तो ये देखें, जैसे कि ये पहला मेन थ्रेड था, इसने ऑटोमेटिकली 4 जो थे वो अपने दूसरे थ्रेड क्रिएट कर लिए। तो यही ओपन MP का काम है। अभी तक हमने देखा कि अभी हमने टास्क जो था ना वो एक टीचर ने बाकी 4 टीचर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर बाद में क्या करेगा, ये जो मेन थ्रेड है हमारे पास, इसको कहते हैं मेन थ्रेड। मेन थ्रेड वापस इन सब टीचर्स से वापस डाटा लेगा और उसको फिर 1000 में मतलब ऐड कर देगा। टोटल जितनी इनपुट उसने की है उतनी ही वापस वो उनसे रिसीव करेगा। तो ये बिल्कुल ना फॉर्क जॉइन मॉडल की तरह है। उसमें भी क्या होता है कि हमने पहले टास्क को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद हमने उन सब से वापस भी लेना होता है। अब टीचर ने क्या किया, उस मेन टीचर ने जो थी हेड, उसने सबसे टीचर से, चारों टीचर से वापस एग्ज़ाम चेक करवा के वापस पेपर ले लिए, ठीक है। तो उसके पास 1000 वापस आ गए। तो यही काम है ओपन MP का। अब हमने इसकी पहली टर्म जो है डायरेक्टिव, उसको स्टडी करते हैं। बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी। डायरेक्टिव बेसिकली जो हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देनी है ना, वो है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर। अब डायरेक्टिव कैसे होता है, #pragma OMP, ये मेरे पास एक डायरेक्टिव है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और इससे रिलेटेड जो कोड होगा पैरेलल, उसको जनरेट करेगा। नेक्स्ट है #pragma OMP पैरेलल। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल में जितने थ्रेड्स होंगे वो सारे के सारे आउटपुट जो हैं वो देंगे। सारे के सारे जो हैं वो थ्रेड इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और हमें जो है वो सारे थ्रेड्स की जानिब से जो है वो आउटपुट मिलेगी। अब नोट से इसको चेक कर लेते हैं। तो ओपन MP प्रोवाइड कंपाइलर डायरेक्टिव्स, runtime library functions and environment variables. These feature allow a program to divide work among multiple thread. तो हम क्या करते हैं, एक काम को मल्टीपल थ्रेड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने टीचर की और बाद में वो 1000 पेपर को डिवाइड करने की एग्जांपल दी। ये काम कैसे करता है वो भी हमने देखा है कि हमारे पास एक मास्टर थ्रेड होता है, जो टीचर था उसने डिवाइड कर दिया आगे, तो खुद ब खुद इसमें मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो बनते जाते हैं, ठीक है। मास्टर थ्रेड क्रिएट मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स, वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग देम। तो उन वर्कर थ्रेड के अंदर जो है वो काम को हम डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन थ्रेड सिंक्रोनाइज कहते हैं और डाटा को वापस मर्ज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टीचर ने वो सारे पेपर जो थे वापस टीचर्स से, बाकी टीचर्स से कलेक्ट कर लिए थे। अब कॉमन MP डायरेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले पैरेलल रिवीजन की बात करते हैं। pragma OMP पैरेलल, कोड एग्जीक्यूटेड बाय ऑल थ्रेड। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे हमने वो 4 टीचर्स के दरमियान पेपर शेयर किए थे ना, तो वो अगर हमने हेलो वर्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड, मैं ऐसे कहती हूँ कि प्रिंट F
हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये मुझे 4 थ्रेड ही देंगे स्क्रीन पे। जितने थ्रेड्स होंगे उतने थ्रेड, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड 1, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड 2, यूँ स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट होगा। इसके साथ पैरेलल लूप की बात करते हैं। तो पैरेलल लूप में हम प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फार, तो यहाँ पे फार लूप लगाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमारी सिंपल भी तो फार लूप वर्क कर रही थी ना, इसमें जो है वो ओएमपी कोड डालने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्टिव डालने की। तो उसकी वजह ये है कि जब हम इसके बगैर, ये जो फर्स्ट लाइन है इसके बगैर अगर करेंगे तो यहाँ पे ये जो कोड है ये सिर्फ सिंगल थ्रेड करेगा। तो अगर सिंगल थ्रेड करेगा तो इसकी स्पीड स्लो होगी। लेकिन जब हम पैरेलल लूप लगाएंगे, प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फार, जब हम इस डायरेक्टिव को यूज़ कर लेंगे ना, तो हमारी ये जो फार लूप है इसकी हर इटरेशन जो है उसके लिए थ्रेड जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने लूप को पहले एक थ्रेड कर रहा था, फिर उस थ्रेड ने मल्टीपल थ्रेड जनरेट करवा दिए जिन्होंने आगे उस पर वर्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 तक काउंटिंग करनी है ना, तो हमारे पास थ्रेड्स आ जाएंगे जिनमें हम जो है वो लूप की इटरेशंस को डिवाइड कर देंगे कि मतलब तुमने 2 दफ़ा टर्मिनेट करना है, 2 मरतबा तुमने करना है, 2 मरतबा तुमने टर्मिनेट करना है। तो डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो खुद अपनी बाड़ी पे जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम इसको सिंगल की बात करें ना अब हम, तो सिंगल जो थ्रेड जो एग्जीक्यूट करता है किसी भी कोड को, उसको हम कहेंगे प्रैग्मा ओएमपी सिंगल। फिर क्या होगा कि जब ज़्यादा थ्रेड वर्क करेंगे ना, जब हमारे पास ज़्यादा थ्रेड काम करने लगेंगे, तो हर थ्रेड को होगा कि भाई मैं पहले टास्क को रन करूं तो मैं पहले जाऊं आगे, तो उसमें हमारे पास रेस कंडीशन आ जाएगी। तो हमने रेस कंडीशन से बचने के लिए प्रैग्मा ओएमपी क्रिटिकल को यूज़ करना है, ताकि एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड जो है वो गुजर सके या वो रन हो सके। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी हम इसके पास पेपर में आएंगे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने लगे हैं। ओएमपी रन टाइम फंक्शंस। अब रन टाइम फंक्शंस को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखिए ओएमपी गेट नंबर थ्रेड। जितने थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4 थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, तो ये इसको नंबर दे देगा कि भाई जो थ्रेड आईडी है ना, थ्रेड आईडी इज इक्वल टू 0, थ्रेड आईडी इज इक्वल टू 1, थ्रेड आईडी इज इक्वल टू 2 एंड थ्रेड आईडी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास चारों थ्रेड आ जाएंगे अपनी जो है वो नंबर के साथ। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई जब हमारे पास नंबर थ्रेड की बात की जाएगी तो 4 थ्रेड जो हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर जो है, अब अगर आपको ऐसे बात करें इसकी, गेट थ्रेड और नंबर, यूँ अगर इसका फंक्शन बनेगा तब हमने स्क्रीन पे ये आउटपुट मिलेगी कि भाई जो हमारे पास 4 थ्रेड हैं, थ्रेड मतलब 4 को रिप्रेजेंट, इनका नंबर क्या क्या है, 0, 1, 2 और 3। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर पहले आएगा तो इट मीन्स कि हमने नंबर रिप्रेजेंट करना है। फिर अगर थ्रेड पहले आ गया तो ऑब्वियसली हमें पता है कितने थ्रेड बने हुए हैं, उसका नंबर फिर जनरेट करना है। फिर थ्रेड आईडी 0, 1, 2, 3 ये हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। रिटर्न द आईडी ऑफ करंट थ्रेड, जैसे भी हमने यहाँ पे पास करवाई है आईडी। ओएमपी सेट नंबर थ्रेड, कितने थ्रेड्स हैं, 4, ये उनके नंबर को सेट करेगा ये जो है फंक्शन। ये भी हमने बात डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट है प्राइवेट और शेयर्ड, ठीक है। अब प्राइवेट क्या होता है, वो चीज़ जो लिमिटेड होती है एक पर्सन के साथ। अब और शेयर्ड क्या होता है कि वो चीज़ जो सारे जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हों। जैसे कि ना मैं अगर कहती हूँ ना यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो जितने भी थ्रेड है ना उन्होंने देख ली हुई है कि x की वैल्यू क्या है, 10 है। इट मीन्स कि इसकी अपनी कॉपीज़ बन गई कि बाकी जो हैं वो थ्रेड इसको जानते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 10। ये मेरे पास है शेयर्ड। लेकिन जब मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो प्राइवेट में जितने थ्रेड्स होंगे ना, हर थ्रेड के पास अपनी x की वैल्यू होगी, किसी को भी नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है,
ठीक है। तो यूँ जो है वो इसकी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। एवरी थ्रेड गेट इट्स ओन कॉपी ऑफ वेरिएबल, ठीक है। प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल प्राइवेट, ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट की है। और ऑल थ्रेड एक्सेस द सेम वेरिएबल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम सबको सम अप कर सकते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट रिडक्शन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमने मल्टीपल थ्रेड रन करवा लिए ना, तो जो आउटपुट है ना उसको हमने क्या करना है, कंबाइन। जैसे कि टीचर 1 ने टीचर 2, टीचर 3 और टीचर 4, इन सब के पास 250 पेपर्स थे, तो हमने इन सब से कलेक्ट करने हैं वापस, क्योंकि हमने 1000 पेपर इसमें डिस्ट्रीब्यूट जो मेन थ्रेड था उसने किए हुए थे, तो उसने वापस भी तो लेने हैं ना। उसके लिए जो है वो रिडक्शन को यूज़ करेंगे। रिडक्शन का जो है वो सिंटैक्स ये प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फॉर रिडक्शन प्लस कॉलन सम, ये जो लाइन है ना, ये इसका सिंटैक्स है। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास खुद बहुत जो है वो इसका, जब हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट करेगी तो हमारे पास सम इसका आ जाएगा। अब हम इस कोड की आउटपुट को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अगर 10 थ्रेड्स आते हैं, तो अगर लूप को कैलकुलेट करने की सबसे पहले हम लूप को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो पहले एक आएगा, एक में एक जमा हो गया तो 2 हो गया, 2 में एक जमा होगा 3, 3 में एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैक्सिमम इसकी कंडीशन क्या थी, 10 तक थी, तो हमने लूप को 10 तक जो है वो टर्मिनेट करवा दिया। अब ना यहाँ पे सिर्फ एक थ्रेड काम कर रहा है। यहाँ पे कितने थ्रेड काम कर रहे हैं, सिर्फ एक थ्रेड। जब एक थ्रेड काम करेगा ना, उसे साथ साथ इसको सम करते जाना। अब देखें, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 55। टोटल मेरे पास जो सम बना है इसका ना, वो क्या है 55। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 55। फिर ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 थ्रेड यूज़ कर लेते हैं इसी आउटपुट के लिए। पहले हमने एक थ्रेड से इसके आउटपुट चेक किया, अब हम 4 से इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सम जो है वो 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ। अब क्या होगा कि ये हम जो है वो 4 थ्रेड लेते हैं, थ्रेड 0 1 2 और 3। अब ये जो 4 थ्रेड है ना, इनमें इसमें जो आउटपुट है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 2 3 है इसका, 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ऐसे हमने जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 1 3, 3 और 1 3 6, 5 और ये 15 बन गया, 8 और 7 ये भी 15, 9 और 10 जो है वो बना 19। तो यहाँ पे जो मेरा हर थ्रेड का जो सम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट आया। T0 का जो हमारे पास थ्रेड 0 है उसका सम 6 आया, 1 का 15 आया, 2 का 15 और इसका 19। लेकिन इन सबको सम करें तो हमारे पास फाइनल सम जो है वो 55 ही बनेगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, जिसमें हमने पहले थ्रेड्स में डिवाइड किया, फिर इसको जो हम कंबाइन कर रहे हैं एंड पे, इसको कहते हैं रिडक्शन। इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है ये, और देखिए आया भी हमारे पास जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमने बताना क्या है, एज्यूम दैट देयर आर 4 थ्रेड्स इन द सिस्टम। आपने भाई एज्यूम कर लिया कि भाई सिस्टम के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, 4 थ्रेड्स हैं। हाउ मैनी थ्रेड विल एग्जीक्यूट लाइन नंबर 11 इन द फॉलोइंग कोड, कि भाई ये जो 11वीं लाइन है इसको कितने थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये हमने बताना है। इस लाइन में कितने थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमने बताना है। तो समझते हैं, बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, और है भी 15 मार्क्स का, तो ज़रूर इसको करें। बेसिकली जो हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है वो 6 लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारी ये लूप स्टार्ट हो रही है। अब ये देखें कि हमारे पास कितने इंटीजर हैं, 2 i और j। अब लोवेस्ट वैल्यू क्या है 0, इट मीन्स कि इसने स्टार्ट टर्मिनेट करना 0 से स्टार्ट करना, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये 4 तक। तो चलें भाई लूप को टर्मिनेट, अब हमने जो है वो प्रैग्मा OMP फॉर डायरेक्टिव लग गया, इधर फॉर लूप लगी। अब जे जो है ना वो किसके इक्वल है, लो के, तो लो हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, इट मीन्स कि 0 से हमारी स्टार्ट हो गई।
अब जे जो है वो मैक्सिमम जाएगा हाई तक। अब हाई क्या है 4, तो ये टर्मिनेट करेगा 3 तक, 1 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो हमारी लूप टर्मिनेट करी उसका आंसर क्या है 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितने थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, 0 1 2 3 और 4 मरतबा लूप टर्मिनेट हो रही है। हर लूप की टर्मिनेशन पे एक थ्रेड होगा और यहाँ पे टोटल जो थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 4 है। तो यहाँ पे भाई आप बताएंगे कि 4 थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपका ये जो कोड है, ये जो लूप है, ये कितनी इटरेशंस कर रही है, ये भी 4 कर रही है। तो सिंपल सा आंसर था इसका। आप आंसर में ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड दैट एग्जीक्यूट इन द लाइन 11, कितने हैं 4। और आपकी जो लूप है, नंबर ऑफ लाइन्स टाइम्स द लूप एट लाइन 11 टर्मिनेट, वो कितनी मरतबा है, 4 मरतबा। हर थ्रेड जो है वो हर इटरेशन के लिए यूज़ होगा। जब एक दफ़ा इटरेट किया तो 0 हुआ, आंसर आया, ठीक है। फिर टर्मिनेट किया तो 1 आया, फिर टर्मिनेट किया तो 2 आया, फिर टर्मिनेट किया तो 3 आया। तो बहुत ही सिंपल था ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें।